नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, मैं विक्रांत गोस्वामी आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी की अपनी नई। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसका लॉजिक समझेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसके सारे क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करें अगर उपसर्ग और प्रत्यय होता क्या है, उससे पहले हम अगर एक चीज जान लें तो हमारे लिए ये चीज पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा कि हिंदी में एक चीज होती है क्या, शब्द निर्माण। शब्द निर्माण। देखिए, जो बच्चे नहीं जानते हिंदी में शब्द कितने प्रकार के होते हैं उनको मैं बतला देता हूँ। हिंदी में शब्द हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं रूढ़ शब्द, कुछ होते हैं यौगिक शब्द और कुछ होते हैं योग रूढ़। तो जो रूढ़ शब्द है उनको तोड़ा नहीं जा सकता, वो जैसे है वैसे ही रहेंगे। लेकिन जो यौगिक शब्द है वो रूढ़ शब्द से बनते हैं। रूढ़ शब्द में कोई एक नया शब्दांश मिलाकर यौगिक शब्दों को बनाया जाता है। तो जो शब्द निर्माण है वो यौगिक शब्दों का ही बेसिकली चीज है कि यौगिक शब्द जो है किसके द्वारा, शब्द निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। तो शब्द निर्माण जो हमारा होगा वो कौन से शब्दों का होगा, यौगिक जो हमारे शब्द हैं, यानी जो हमारे मूल शब्द हैं उन शब्दों में कुछ शब्दांशों को जोड़कर जब हम नए शब्द बनाते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय हमारे क्या है, यौगिक शब्द बनाने का यानी शब्द निर्माण करने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं। तो देखिए, शब्दों का निर्माण कैसे, 3 तरीके से हो सकता है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है, उपसर्गों के द्वारा, प्रत्ययों के द्वारा और समास प्रक्रिया द्वारा। आगे हम पढ़ेंगे समास प्रक्रिया अगले चैप्टर में, लेकिन फिलहाल आज हम कौन कौन सी 2 प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा जो हम शब्द निर्माण करते हैं वो कैसे करते हैं और क्या क्या इसके तरीके हैं, क्या क्या इसके कंसेप्ट हैं, उनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें उपसर्ग की, तो उपसर्ग क्या है हमारा, उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुतम खंड है जो शब्द के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। यानी किसी भी एक मूल शब्द के आरंभ में जुड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। तो उपसर्ग क्या है हमारा, किसी भी मूल शब्द के, कोई भी हमारा मूल शब्द होगा उसके क्या होंगे, ये आरंभ में लगेंगे यानी पहले लगेंगे, मूल शब्द से पहले जुड़ेंगे और एक नया शब्द बना देंगे। यानी उपसर्ग और मूल शब्द मिलके क्या करेगा, एक नया शब्द बना देगा। तो जो शब्दांश हमारे मूल शब्द से पहले जुड़ेंगे उनको बोलेंगे हम क्या, उपसर्ग। अब उपसर्ग मुख्यतः हमारे 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। ये 3 ही प्रकार के क्यों हैं, क्योंकि जो हमारी हिंदी भाषा है इसमें हमारे जो शब्द हैं या जो हम वर्णमाला में पढ़ा था जो अक्षर हैं वो भी 3 टाइप के हैं। क्या, कौन कौन से, जो हमारी मोस्टली हिंदी भाषा का जो निर्माण हुआ है, एक तरीके से हम कहें जो हिंदी भाषा बनी है वो कैसे बनी है। जब हमने हिंदी भाषा के मुख्य तत्व पढ़े थे तो मैंने आपको बतलाया था कि हिंदी का जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, वो संस्कृत से हुई है। यानी संस्कृत हल्के 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 कन्वर्ट होते होते फाइनली आज हिंदी तक पहुंची है। तो जो संस्कृत है हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी की आदि जननी बोलते हैं। तो इसीलिए जो हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला में जो हमने अक्षर लिए हैं, जो व्यंजन लिए हैं, जो स्वर लिए हैं, वो कहाँ से लिए हैं, संस्कृत से लिए हैं। ऐसे ही हमने कुछ शब्द हैं ऐसे जो संस्कृत से एज इट इज, यानी जैसे संस्कृत में थे वैसे के वैसे ही हिंदी भाषा में आ गए हैं, उनको बोलते हैं तत्सम शब्द या फिर संस्कृत भाषा के शब्द। तो जो संस्कृत भाषा के हमारे मूल शब्द हैं उनमें जो उपसर्ग जुड़ेगा उसको बोलेंगे संस्कृत भाषा का उपसर्ग या फिर तत्सम उपसर्ग। अब कुछ ऐसे शब्द थे कि वो संस्कृत में तो बिल्कुल शुद्ध थे लेकिन हिंदी में आते हुए वो बदल गए। तो जो हिंदी में आने के बाद बदल गए उनको बोलते हैं हम तद्भव शब्द। उनको क्या बोलते हैं हम, तद्भव शब्द या फिर हिंदी भाषा के शब्द। तो उन शब्दों में जो उपसर्ग जुड़ेंगे वो क्या कहलाएंगे, तद्भव उपसर्ग या फिर हिंदी भाषा के उपसर्ग कहलाएंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमने विदेशी भाषा से एज इट इज अपने हिंदी भाषा में ले लिए हैं, तो उन विदेशी भाषाओं में जो उपसर्ग लगेंगे वो क्या कहलाएंगे, विदेशी भाषा के उपसर्ग कहलाएंगे। ठीक, इसमें मोटी मोटी समझने वाली बात बच्चों ये है कि जो हमको उपसर्ग लगाना है,
हमको शब्द के अनुसार ही उपसर्ग लगाना है। यानी अगर हमारा शब्द तत्सम शब्द है तो हम तत्सम उपसर्ग ही उसमें प्रयोग करेंगे, अगर हमारा शब्द तद्भव शब्द है तो हम तद्भव उपसर्ग ही उसमें प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा शब्द विदेशी तो हम विदेशी भाषा के उपसर्ग ही उसमें प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम तत्सम शब्द में तद्भव वाला उपसर्ग लगा दें, तो हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब वन बाय वन देखते हैं तत्सम उपसर्ग कौन से हैं, तद्भव उपसर्ग कौन से और विदेशी भाषा के उपसर्ग कौन से हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। आपको सिर्फ एक चीज जो बहुत ही बिल्कुल इसकी बेसिक है, उसी से ही सारे क्वेश्चन होंगे उपसर्ग और प्रत्यय के, कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, मूल शब्द। यानी जब भी हमें कोई शब्द दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि इसमें से उपसर्ग बतलाइए क्या है या फिर प्रत्यय बतलाइए क्या है, तो हमको किस चीज पे ध्यान देना है, मूल शब्द पे ध्यान देना है। यानी उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग या फिर प्रत्यय अलग करने के बाद जो मूल शब्द बचे वो कैसा होना चाहिए, सार्थक शब्द होना चाहिए, यानी उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अगर हम ऐसा शब्द अलग करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसका मतलब हमने उपसर्ग गलत निकाल दिया। अभी मैं आपको बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, आप एक एक चीज समझ जाओगे उदाहरण के जब हम आगे चलेंगे अभी, कि कैसे हमें उपसर्ग अलग करने और कैसे हम उपसर्ग को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले उपसर्ग को पहचानने से पहले कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे भी आ जाते हैं जो बिल्कुल ही थ्योरी पे डिपेंड करते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग हैं, तो संस्कृत भाषा में हमारे 22 उपसर्ग हैं। कौन कितने उपसर्ग हैं, 22 उपसर्ग हैं। अगर आप चाहे तो आप इन 22 उपसर्गों को याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी पेपर जब टफ होता है तो उसमें इस तरह से पूछ लेता है कि ये उपसर्ग कौन सी भाषा का है। दूसरा तरीका क्या है कि आपको अगर ये याद नहीं हो पा रहा है तो आप इनसे शब्द बना के देखिएगा, और वो शब्द से आप पहचान जाएंगे कि अगर हमारा शब्द आपको लगे भी तत्सम शब्द है तो फिर क्या होगा, वो हमारा तत्सम उपसर्ग होगा, तद्भव शब्द है। ठीक है, ये भी शब्द जब आएंगे तब आप इसको देखना बहुत ही इजी तरीके से आप इसको पहचान पाओगे। मैं आपको तरीका बतलाऊंगा। तो फिलहाल हम देखते हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग कौन कौन से उपसर्ग हैं हमारे। अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, आ, प्र, प्रति, परा, परि, निर, निस, दुर, दुस, उद, उप, सु, सम, नी, वी। ठीक है, अब इनको एक एक करके देखते हैं, उपसर्गों को, इनका अर्थ देखते हैं और इनसे बनने वाले शब्दों को देखते हैं। देखिए उपसर्गों के बारे में एक चीज कही जाती है कि इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये अगर इंडिविजुअली कहीं लिखे जाएं तो इनका वैसे कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये अर्थ गहन करते हैं। मतलब जब ये शब्द से पहले जुड़ेंगे तो ये अपने अर्थ के अनुसार ही उस शब्द का अर्थ बदलेंगे, लेकिन अकेला सिर्फ अगर कहीं उपसर्ग लिखा जाए तो उसका कोई सेंस या अर्थ नहीं बनता है। ऐसे ही हमारी जो तद्भव भाषा हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं वो कितने हैं, 13 हैं। आ, अद, अन, ओ, उन, ने, पर, बिन, भर, दू, का, कु, सु। ऐसी विदेशी भाषा के उपसर्ग है 19, और अंग्रेजी भाषा के भी कुछ उपसर्ग है। विदेशी भाषा में हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि हमारी विदेशी जो हमारी हिंदी है इस पे दो भाषाओं का बहुत ज्यादा इफेक्ट है। बहुत ज्यादा का मतलब दो भाषाओं का ही इफेक्ट है कि हमने दो भाषाओं से अधिकतर जो शब्द है लिए हैं। विदेशी भाषाओं के शब्दों की अगर बात की जाए, कुछ शब्द ऐसे हैं जो चीनी, जापानी, इन भाषाओं से भी लिए हैं, लेकिन अधिकतर जो विदेशी शब्द लिए गए हैं वो किन भाषाओं से लिए गए हैं, अरबी, फारसी और अंग्रेजी से लिए गए हैं। तो इन्हीं भाषाओं के उपसर्ग भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं तत्सम उपसर्ग की। अपने संस्कृत के भाषा के जो उपसर्ग हैं, क्या कौन से उपसर्ग हैं, क्या उनका अर्थ और किस हिसाब से हम उनको पहचानेंगे और कैसे उनसे शब्द अलग करेंगे। तो देखिए पहला उपसर्ग हमारा क्या है, अति। अति का अर्थ क्या होता है, अधिक या फिर पर है। अब इस अति का अर्थ का मतलब क्या है कि जब ये शब्द में जुड़ेगा तो ये इस टाइप के, या अधिक या फिर पर है, इस टाइप के अर्थ उसके बदलेगा। जैसे अत्युत्तम। अब अत्युत्तम में अगर आपको दिया जाए क्वेश्चन में कि भाई अत्युत्तम में बताइए कि कौन सा हमारा उपसर्ग है, तो अब इसमें दो चीजें आप समझ लीजिए कि उपसर्ग क्या करेगा, संधि के नियमों का पालन करेगा। ठीक, उपसर्ग हमारा क्या करता है, संधि के नियमों का पालन करता है, लेकिन ऐसा 100% जरूरी नहीं है। कई बारी क्या होगा, ये संधि के नियमों का पालन नहीं भी करेगा, लेकिन मोस्टली उपसर्ग क्या करेगा, संधि के नियमों का पालन करेगा। और जो हमारे तत्सम उपसर्ग है ये तो आप समझ लीजिए 99% संधि के नियमों का पालन करेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा पहला शब्द देखिए इसमें क्या हुआ। अगर आपको मान लीजिए शब्द दे दूं मैं कि अत्युत्तम शब्द है, इसमें से आप उपसर्ग बतलाइए,
तो आप इसका उपसर्ग देखिए कैसे बतलाएंगे, इसी से समझ लेते हैं कि आपको उपसर्ग कैसे अलग करना है। हमें शब्द दिया अत्युत्तम, है ना। वैसे तो इसको आप देखते ही समझ रहे होंगे कि भाई अति उत्तम, है ना, तो कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको तरीका बतलाता हूं कि आपको ऐसा कोई शब्द मिले जिसका आप नहीं अलग कर पा रहे, तो आप कैसे करोगे। आपको क्या करना है, आपको इसमें से मूल शब्द यानी एक ऐसा शब्द निकालने की कोशिश करनी है जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, और वो शब्द कौन सा आना चाहिए, बाद वाला शब्द होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम यहां पर उपसर्ग बतला रहे हैं, यानी इससे पहले उपसर्ग होगा और बाद में क्या होगा, मूल शब्द होगा। तो यहां पर देखिए अति प्लस उत्तम, है ना, अति प्लस उत्तम, ई प्लस उ मिलके क्या बनाया, यू बना दिया। ई प्लस उ मिलके, अब मैंने आपको बतलाया था संधि में कि जब ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या होता है, वह यह बना देता है। तो ई प्लस उ मिलके यू बन गया, ता रह गया, अत्युत्तम हमारा बन गया। तो यानी जो हमारा ये बाद वाला शब्द बना, ये कैसा शब्द है, ये एक सार्थक शब्द हमारा बन गया। ये हमारा क्या बन गया, एक सार्थक शब्द बन गया, यानी इसका एक अर्थ निकलता है। अगर आप इसको ऐसे करेंगे कि भाई आप सोचें कि अ प्लस त्युत्तम कर दूं, है ना, तो आप देखोगे कि इसका तो कोई अर्थ निकलता नहीं। अत्यु प्लस तम कर दूं, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता, है ना। तो ये जो बाद वाला शब्द है, हमें सबसे ज्यादा फोकस इसी पे करना है उपसर्ग निकालते समय, उपसर्ग बताते समय, कि जो बाद वाला शब्द है इसका अर्थ निकलना आवश्यक है। अगर इसका अर्थ आप सही निकालने जा रहे हो, यानी एक ऐसा शब्द बनाने जा रहे हो जिसका अर्थ निकल रहा है, तो आप मोस्ट प्रोबेबली उपसर्ग सही निकाल लोगे। चलिए, ऐसे ही अत्यंत, अति प्लस अंत, अत्याचार, अति प्लस आचार, अत्यल्प, अति प्लस अल्प, अतिक्रमण, अति प्लस क्रमण, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अति हमारा उपसर्ग होगा। ऐसे ही अप ले ले, तो अप का अर्थ क्या होता है, बुरा या फिर विपरीत, अपराध, अपव्यय, अपमान, अपशकुन, अपयश, अपकार, अपंग, ठीक है। इनमें भी आप देख लीजिए कि अगर हमको इसी शब्द को ले लेते हैं अपराध को, अपराध, अब इसमें अगर हमको बताना हो कि भाई कौन सा उपसर्ग होगा तो कैसे बतलाएंगे, देखिए शब्द को तोड़ दिया आप किस तरीके से तोड़ सकते हैं इसको, एक तो इस तरह से अ प्लस पराध, अप प्लस राध, या फिर अपरा प्लस, है ना। इन तीन तरीके से टूट सकता है भैया। तो अ प्लस पराध में अगर हम देखें तो पराध जो है ये कोई शब्द ही नहीं है, इसका कुछ अर्थ नहीं निकलता। अप प्लस राध, ये इसका अर्थ निकलता है भाई। अप प्लस राध यानी जो राध शब्द है ये हमारा एक अर्थपूर्ण सार्थक शब्द है। तो हमारा अप क्या हो जाएगा, अप हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अगर आप इसमें अपरा अलग करोगे तो धा बचेगा, धा का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। तो इस तरह से आप अर्थ के आधार पर शब्दों को तोड़कर उपसर्ग बतला सकते हो। दूसरी चीज जो इसमें पूछेगा भाई, वो ये पूछ सकता है कि इसमें कौन सी भाषा का उपसर्ग है या कौन सा उपसर्ग है। तो आपको क्या करना है, जो मूल शब्द है वो जिस भी टाइप का होगा, अगर वो तत्सम शब्द है तो उसका तत्सम उपसर्ग होगा, तद्भव शब्द है तो तद्भव उपसर्ग होगा। ऐसे ही अपि, अपि का क्या हो गया भी, अपितु, अभिधान, अपिहित, अपिधि, ठीक है। ये सारे किससे बनेंगे, आपके अपि से बनेंगे। चलिए आगे देखें, आगे हमारा कौन सा आता है संस्कृत का, अधि। इसका अर्थ क्या होगा, ये किस टाइप का अर्थ देगा, प्रधान या फिर श्रेष्ठ, अधिपति, अधिकार, अध्यादेश, अधीक्षण, अध्यापक, अनु पीछे या फिर समान, अनुबंध, अनुभव, अनुकरण, अनुकूल, अनुरोध, अभि, अभि का मतलब है पास या फिर सामने, अभिलाषा, अभिशाप, अभिभाषण, अभ्यास, अभिमान, अभिमुख, ठीक है। तो कोई सा भी आप शब्द पकड़ेंगे, आपको उस शब्द में जब उपसर्ग की बात चल रही है तो मूल शब्द पे ध्यान देना है। मूल शब्द हमारा जो यानी बाद वाला जो शब्द है उसका कुछ अर्थ निकलेगा। भिलाषा का कोई अर्थ नहीं होता, भी भाषण का, भी मान का नहीं होता, मान का होता है, भाषण का, लाशा का, शाप का, इन सब के अर्थ होते हैं, ठीक। तो यही एकमात्र सबसे अच्छा तरीका है उपसर्ग बतलाने का। प्रत्यय बतलाने का भी यही तरीका होगा, वो कैसे होगा मैं आपको आगे बतलाऊंगा। फिलहाल हमें क्या देखना है, उपसर्ग देखना है। सातवां उपसर्ग हमारा आ या तक, इसका अर्थ क्या है, तक या फिर से, आभूषण, आरक्षण, आकर्षण, आजन्म, आमरण, आगमन, ठीक।
ये सारे शब्द हमारे आ से बनेंगे। अव का मतलब बुरा या फिर हीन, अवकाश, अवनति, अवसाद, अवतीर्ण, अवगुण, अवतार, अवबोध, अवधारणा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? अव का बुरा या फिर हीन। उद ऊपर या फिर श्रेष्ठ, उद्योग, उच्चारण, उद्गम, उल्लंघन, उत्थान, ये सब क्या होगा? यहां पर सब हमारे संधि के नियम फॉलो होंगे। फिर आता है उप, पास या फिर सहायक, उपनाम, उपवन, उपस्थित, उपकार। देखिए अब ये जो उप है ये आपको दूसरी भाषा, इसमें कई उपसर्ग ऐसे भी हैं जो आपको तद्भव में भी मिल जाएंगे, विदेशी में भी मिल जाएंगे। तो आप पहचानोगे कैसे कि भाई कौन सा वाला काम कर रहा है? वो शब्द पे आधारित होगा। जैसे अगर उपनाम की बात करें तो नाम जो है हमारा ये कैसा शब्द है? ये हमारा तत्सम शब्द है। वन कैसा है? तत्सम है। स्थिति कैसा है? तत्सम है। कार कैसा है? हार कैसा है? तो ये सारे शब्द कैसे हैं? तत्सम शब्द है, इसीलिए इसमें कौन सा उपसर्ग लग रहा है? तत्सम उपसर्ग लग रहा है। चलिए आगे अगर बात करें, दुष् बुरा, विपरीत, कठिन, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुस्साध्य, दुष्कर, दुस्तर, दुस्वप्न, दुष्चक्र, ये सारे शब्द बाद वाले कैसे हैं? अगर दुष् इसमें से निकाल दें तो सब के सब तत्सम शब्द, तो हमारा तत्सम उपसर्ग है। दुर कठिन या फिर बुरा, दुर्गुण, दुराचार, दुर्दशा, दुर्जन, दुर्घटना। निस बिना या फिर बाहर, निश्चल, निष्काम, निश्चय, निसंदेह, निष्कपट। देखिए इनके जो ये अर्थ हैं आप इन सबको नोट करते हुए चलिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि संस्कृत भाषा के जो हमारे ये 22 उपसर्ग है यही सबसे महत्वपूर्ण उपसर्ग है। इनमें क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ जाता है, इनके कई बारी अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। इनके कई बारी क्या होता है, अर्थ भी वो पूछ लेता है। नहीं तो शब्द तो वो आपसे पूछेगा, शब्द से उपसर्ग निकालना तो मैंने आपको बतला दिया, आप ये तो चुटकियों का खेल है। आप कोई भी शब्द पकड़िए, कोई सा भी शब्द, कैसा भी शब्द, उसमें आप उपसर्ग कौन सा है बहुत ही आसानी से बतला सकते हैं। कैसे? एक अर्थपूर्ण शब्द उसमें से अलग करके, यानी बाद वाला शब्द। जब उपसर्ग बतला रहे होंगे तो बाद में एक अर्थपूर्ण शब्द निकलना चाहिए, जब प्रत्यय बताएंगे तो पहले एक अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखें। निर बिना या फिर बाहर, नीरस, निर्जन, निर्मल, निराशा, निरपराध, निरपेक्ष, निरर्थक, निरादर। नी से बिना या फिर विशेष, निडर, निवास, नियम, नियुक्ति, निषेध, निबंध, निकाय, नियोजन। इन सब में से आप नी निकालोगे, जब नी अलग करोगे तो आपको दिखेगा कि भाई हमारा एक शब्द जो बच रहा है बाद वाला वो कैसा है? एक तत्सम शब्द है और एक अर्थपूर्ण शब्द है। नी से ये निकालो, डर बचेगा। नी यहां से निकालो, वास, यहां से निकालो यम, यहां से निकालो युक्ति, यहां से निकाल। हाँ, एक और चीज इसमें जो समझने वाली है कि जो अर्थपूर्ण शब्द निकलेंगे वो ऐसा नहीं है कि भाई उनका अर्थ लगभग वैसा सा ही निकले जैसा शब्द में है ना। जैसे यहां पर अगर हम देखें कि भाई नियम में से नी निकाले तो बाद में क्या बचेगा? यम बचेगा। इसका नियम से कोई लेना देना नहीं है भाई। नियम का क्या मतलब? रूल्स। यम क्या हुआ? यम एक तरीके से आप यमराज को कह सकते हैं, या फिर यम के संस्कृत में कुछ और भी अर्थ हो सकते हैं। तो जो बाद वाला मूल शब्द हम अलग करेंगे उसका तात्पर्य ऐसा नहीं है कि कन्फर्म इस शब्द पे डिपेंड ही करेगा। कई बारी क्या होगा, अलग भी हो सकता है। जैसे अगर हम एक शब्द ले लें, धान, है ना। तो धान आप जानते हैं धान किसको कहते हैं? चावल को धान कहते हैं। लेकिन इसमें हम अलग अलग जब उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये अलग अलग अर्थ निकालेगा। जैसे क्या बन सकता है? विधान बन सकता है, प्रधान बन सकता है ना। तो अब क्या हुआ? अलग अलग उपसर्ग जोड़े, अलग अलग इसका अर्थ बना। और जो मूल शब्द है उसका अर्थ बिल्कुल ही भिन्न है, उसका अर्थ बिल्कुल ही भिन्न है। तो बस यही चीज हमें याद रखनी है कि हमारा जो अर्थ निकलेगा वो जरूरी नहीं है इस शब्द पे डिपेंड करे। कुछ भी अर्थ निकले लेकिन अर्थ निकले, ऐसा शब्द ना बने कि जिसका कोई अर्थ निकल ही ना रहा हो। बस यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है। परा विपरीत, पीछे या फिर अधिक, पराकाष्ठा, पराक्रम, पराजय, परामर्श, पराभव, परावर्तन। इसमें से आप कहीं से भी परा अलग करेंगे तो बाद वाला जो शब्द है वो आपको दिख जाएगा कि कैसा है, अर्थपूर्ण शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। फिर आता है परी। परी का जो अर्थ निकलता है क्या है? चारों ओर या फिर आसपास।
तो क्या हो, पर्यावरण परि प्लस आवरण, परिक्रमा परि प्लस क्रमा, परिचय परि प्लस चय, परिवर्तन परि प्लस वर्तन, पर्यटन परि प्लस तन, परीक्षा परि प्लस अक्षा, परिणाम परि प्लस नाम, परिवार परि प्लस वार। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, हमारे तत्सम उपसर्ग होंगे। सु का क्या अर्थ होता है, अच्छा या फिर सरल, सुपुत्र, सुलभ, सुगम, सुबोध, स्वागत। तो यहां से भी आप देखेंगे कि जो बाद वाले शब्द हैं वो सब के सब कैसे हैं, अर्थपूर्ण शब्द है ना। यही इसका सार है कि आपको अर्थपूर्ण शब्द निकालने हैं। बस थोड़ा सा अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा तो कब हो जाएगा कि वो आपसे इनके अर्थ भी पूछ सकता है ना, कि इस उपसर्ग का अर्थ क्या होगा। तो आपके लिए ये उपसर्ग के अर्थ आपको पता होना बहुत जरूरी है। चलिए, प्रति, प्रत्येक या फिर विपरीत, प्रतिघात, प्रत्यक्ष, प्रतिनिधि, प्रतिष्ठा, प्रतिलिपि। इसी में भी आप देखो कोई सा भी शब्द पकड़ोगे आप तो आप प्रति जब अलग करोगे तो बाद वाला शब्द क्या बनेगा, एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष, प्रति प्लस निधि, प्रति प्लसष्ठा, प्रति प्लस लिपि, प्रति प्लस कूल, प्रति प्लस ध्वनि, प्रति प्लस क्षण। ठीक है, वी का मतलब क्या हुआ, विशेष या फिर भिन्न, विपक्ष, विमुख, वियोग, विनाश, विदेश। तो इसमें भी सारे जो हमारे शब्द क्या हैं बाद वाले, अर्थपूर्ण शब्द है। उपसर्ग और प्रत्यय की सिर्फ इतनी कहानी है, अर्थपूर्ण शब्द आपको अलग कर लेना है, इजीली आप उपसर्ग बतला दोगे। सम का क्या होता है अर्थ, अच्छी तरह या फिर पूर्ण शुद्ध, सम्मुख, सम्मान, संगम, सम्मेलन, संपूर्ण। चलिए, उसके बाद आते हैं देखिए हमारे कौन से, हिंदी के उपसर्ग। अब जो हिंदी के उपसर्ग हैं ये अधिकतर क्या होगा, ये अधिकतर क्या मतलब 99% आपको ये हिंदी के शब्दों में लगे हुए मिलेंगे, लेकिन कुछ एक दो शब्द ऐसे भी आ जाते हैं कि आपको तत्सम शब्दों में लिखा हुआ मिल जाए। इसके लिए क्या चीज पता होनी चाहिए कि ये जो आ उपसर्ग है, सिर्फ यही आपको ऐसा मिलेगा। ये जो आ उपसर्ग है ये किसका उपसर्ग है, ये हिंदी का उपसर्ग है, ये संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको क्या याद रखनी है, याद रखनी है कि जो आ उपसर्ग है ये उपसर्ग हमारा हिंदी का उपसर्ग है, ये संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। जैसे यहां पर देखें असत्य, तो सत्य हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, लेकिन आ कैसा है हमारा, आ हमारा तद्भव उपसर्ग है। तो ये एकमात्र उपसर्ग ऐसा है जो आपको तत्सम शब्दों में भी लगा हुआ मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो शब्द है आ हमारा, ये कैसा उपसर्ग है, ये हमारा हिंदी का उपसर्ग है या फिर तद्भव उपसर्ग इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अकारण, अयोग्य, अज्ञान। तो ये देखिए योग्य, ज्ञान, ये सब कैसे शब्द है, तत्सम शब्द है, लेकिन जो उपसर्ग है हमारा वो कैसा है, तद्भव है। इसके अलावा आप देखोगे तो अब आपको अधिकतर कैसे मिलेंगे, तद्भव शब्द ही मिलेंगे। अध, अधमरा, अधपका, अध लिखा, अध बीच, अन, अनसुना, अनबन, अनमोल, अनगिनत। ठीक है, किसी भी शब्द को आप पकड़ लो, किसी भी शब्द को, अनबन कैसे करोगे, अन प्लस बन, अनमोल अन प्लस मोल, अनगिनत अन प्लस गिनत। तो जो बाद वाले शब्द हैं, मूल शब्द हमारे जो निकल रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, अर्थपूर्ण होने चाहिए। औ का मतलब क्या होता है, बुरा या फिर हीन या फिर निषेध। औगुण, गुण, औसर, सर, औचक, चक, औघट, घट, औतार, तार। तो जितने भी बाद वाले शब्द हैं इनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। चलिए आगे देखें, उन, उनका क्या होता है, एक कम, अर्थ क्या है इसका, एक कम। 19, 20 से एक कम। 29, 30 से एक कम। 39, 79, है ना, बाद वाले शब्द अर्थपूर्ण, यही मैटर है बस। फिर आता है नी, जिसका अर्थ क्या है, नहीं, निकम्मा, निठल्ला, निपूता, निहत्था। फिर आता है पर, दूसरा या बाद का, परलोक, परहित, परजीवी, परकोटा, परदादा, परदेसी, परकाज, परोपकार। तो कोई सा भी शब्द आप पकड़ो, बाद वाला शब्द कैसा होगा, अर्थपूर्ण होगा, तो हम उसमें तुरंत अपना उपसर्ग पहचान लेंगे। आठवां हमारा कौन सा है, बिन, जिसका अर्थ क्या है, निषेध या फिर अभाव या फिर बिना। बिन मांगे, तो बिन मांगे में क्या निकलेगा उपसर्ग, बिन, मांगे क्या बचेगा, अर्थपूर्ण। बिन ब्याहा, ब्याहा अलग हो जाएगा, बिन अलग हो जाएगा। बिन बोया, बोया अलग, बिन अलग। बिन जाया, जाया अलग, बिन अलग। बिन जाने, बिन अलग, जाने अलग। तो अगर उपसर्ग हमसे पूछा जाएगा तो हम तुरंत क्या करेंगे,
इसको तोड़ेंगे और एक अर्थपूर्ण शब्द इसके बाद वाला निकाल लेंगे। चलिए आगे देखें। फिर आता है भर, जिसका अर्थ क्या है, पूरा या फिर ठीक। भरकम, भरपूर, भरमार, भरसक, भरपाई, भरपेट। भरकम, भरपूर, भरमार, भरसक, भरपाई, भरपेट। ठीक। फिर आता है दू, जिसका अर्थ क्या है, कम या फिर बुरा। दुबला, दुलारा, दुधारू। फिर आता है क, कठोर, कलंक, कचोट, कपूत। अब देखिए यहां पर क्या है, कपूत है, एक शब्द आपने सुना होगा कुपुत्र, है ना। तो ये जो कु है ये हमारा कैसा है, संस्कृत का है, तत्सम है। का कैसा है, का हमारा हिंदी का है, तद्भव है। ठीक। फिर आता है कु, कु इसमें भी आ गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ बुरा। ये हमारा संस्कृत में भी उपसर्ग होता है इसी टाइप का। तो इसमें जो ये शब्द है, जैसे मान लीजिए तत्सम वाले शब्द आएंगे, ये शब्द कैसे होंगे हमारे, ये हमारे तत्सम शब्द होंगे, तो यानी तत्सम की तरह काम करेगा। और जो ऐसे शब्द होंगे जो तद्भव शब्द होंगे, तो ये तद्भव की तरह काम करेगा। फिर आता है सु, सुडौल, सुजान, सुफल। ठीक है, चलिए आगे देखें। फिर आते हैं हमारे अरबी और फारसी भाषा के उपसर्ग। अरबी और इसमें देखिए एक और चीज है, जैसे यहाँ पर हमने एक कु ले लिया है, कु जो हमारा उपसर्ग है, इसको कई लोग हिंदी का उपसर्ग नहीं मानते, इसीलिए वो हिंदी के या तद्भव उपसर्गों की संख्या क्या बताते हैं, 12 बतलाते हैं। इसीलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आते इस टाइप के, जिन पे क्या हो, किसी बुक में कुछ और दे रखा हो, कहीं कुछ और दे रखा हो। संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग हैं उस पे 22 उपसर्ग हैं, वो वहीं से क्वेश्चन मोस्टली बनता है। इसमें क्या है, इसमें कु कई जगह हिंदी में भी ले लेते हैं, कई जगह सिर्फ संस्कृत में लेते हैं। ठीक है, तरीका मैंने आपको बतला दिया कि आपको शब्द से पहचान लेना है। जैसे कुख्यात शब्द, अब ये ख्यात जो शब्द है ये हमारा कैसा शब्द है, ये हमारा तद्भव शब्द है, तो ये हमारा क्या हो गया, तद्भव उपसर्ग हो गया। ऐसे ही रूप जो शब्द है ये भी कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, तो यहाँ तद्भव आ जाएगा। कुपुत्र में पुत्र कैसा है, तत्सम शब्द है, तो ये तत्सम उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, लास्ट हमारा क्या था, सु, सुडौल, सुजान, सुफल, ये हमारा क्या हो गया, हिंदी के 13 उपसर्ग हो गए। उसके बाद अब हम देखते हैं विदेशी भाषा के उपसर्ग। उसमें सबसे पहले देखेंगे अरबी फारसी के। तो अरबी फारसी के में क्या होगा, ऐसे शब्द जो आपको देखने में थोड़े से उर्दू टाइप के, अरबी टाइप के लगेंगे, उसमें क्या होगा, अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग जुड़े होंगे। जैसे बखूबी शब्द आपको दे दिया जाए, तो अब आपसे पूछे कि भाई इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो आप कैसे करोगे। सबसे आसान तरीका कि आपको क्या करना है, इस शब्द के टुकड़े करने हैं। तो सबसे पहला टुकड़ा यहीं से होगा, बा अलग होगा, खूबी अलग होगा। तो आप खूबी जब देखोगे तो खूबी का अर्थ तो निकल रहा है भाई, खूबी आप जानते हो क्या, किसी चीज की कोई क्वालिटी। बा अलग हो गया, खूबी अलग हो गया, तो एक तो कंडीशन ये होगी। दूसरा मान लीजिए आप नहीं समझ पा रहे कि भाई यार खूबी का नहीं समझ में आ रहा, तो आप क्या करोगे, आप अगला टुकड़ा करोगे इसका, बखू प्लस बी करोगे, तो बी का तो आपको पता है कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा। तो हम यहां से पहचान जाएंगे क्या, कि हमारा बा उपसर्ग इसमें लगा है। बा शर्त में शर्त अलग हो जाएगा, बा बचेगा। बदौलत में दौलत अलग, बा बचेगा। बनाम में नाम अलग, बा बचेगा। ठीक है, ऐसे ही फिर क्या आता है, बा बड़ा, आ की मात्रा, इसका भी अर्थ सहित है। बा इज्जत, बा कायदा, बा मुलायजा। फिर बे रहित, बे वजह, बे घर, बे वफा, बे गुनाह, बे दर्द। बिला, इसका अर्थ बिना होता है। बिला शर्त, बिला कसूर, बिला कानून। ठीक है, तो ये बाद वाले शब्द अर्थपूर्ण अलग करते ही हमारा उपसर्ग इसमें बच जाएगा। कौन सी भाषा का है, ये पहचानने का तरीका बिल्कुल सिंपल, कि जो हमारा अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है वो हम देखेंगे कि कौन सी भाषा का है। जिस भाषा का शब्द होगा उसी भाषा का उपसर्ग होगा। खुश, खुश का अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर अच्छा। खुशामद, खुश प्लस आमद। खुश नुमा, खुश प्लस नुमा। खुश खबरी, खुश प्लस खबरी। एन, एन का मतलब होता है ठीक। एन वक्त, एन मौका, एन आदमी। गैर निषेध, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदारी, गैर मर्द। ना काम, ना बालिग, ना लायक, ना राज। ठीक है, बाद वाले शब्द अर्थपूर्ण शब्द बनते ही हमारा उपसर्ग तुरंत अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें
नहीं। सरकार, सरपंच, सरदार, सरनाम। हम राही, मराही, अगर आप हा अलग करोगे तो मराही बचेगा, हम अलग करोगे तो राही बचेगा, तो राही अर्थपूर्ण शब्द है। हम शक्ल, हम वतन, ठीक। फी आदमी, फिल, फी लहाल, तो ये क्या हो गया, फी का मतलब क्या है, प्रत्येक। फिर आता है ला, जिसका अर्थ क्या है, नहीं, परे या फिर बिना। ला परवाह, ला पता, ला वारिस। दर बार, दर खास्त, दर हकीकत। कम अक्ल, कम उम्र, कम समझ। हर दम, हर हाल, हर मुकाम, हर साल। तो ये जो बाद वाले शब्द हैं ये अर्थपूर्ण आप अलग करोगे। अगर आप इसमें यहां से देखो, तोड़ो, कोई सा भी शब्द पकड़ लो आप एग्जाम्पल के तौर पे, हा अलग कर दें तो क्या बचेगा, रदम बचेगा। रदम कुछ होता है, नहीं होता। हर अलग करेंगे तो दम बचेगा, दम होता है। ठीक है, सबसे सिंपल, सबसे आसान तरीका यही है कि आप अर्थपूर्ण शब्द अलग करें। अलविदा में आप लविदा अलग अलग करोगे। जैसे आ, मान लो भाई आपको पता है कि आ जो है उपसर्ग होता है एक, आपने आ अलग करा, बचा क्या, लविदा। तो लविदा तो कोई चीज नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने अल अलग करा, क्या बचा, विदा। अल अलग करा, क्या बचा, बेला। अल अलग करा, बत्ता, है ना। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसी चीज पे ध्यान देना है कि उपसर्ग अलग करने के बाद, उपसर्ग अलग करने के बाद क्या बचना चाहिए, एक सार्थक शब्द बचना चाहिए। यानी जो बाद वाला शब्द है उसका अर्थ अवश्य निकलना चाहिए, तभी इसका मतलब क्या होगा कि तभी हम मानेंगे कि हमने सही उपसर्ग अलग किया है। ठीक है, ठीक होगी चीज। चलिए आगे देखते हैं। फिर आते हैं हमारे अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। कुछ ऐसे शब्द जो हमने अंग्रेजी भाषा से लिए हैं, उनमें जो भी उपसर्ग लगेंगे वो अंग्रेजी भाषा के होंगे। जैसे पैंट शब्द जो है ये अंग्रेजी भाषा का है, उससे पहले हाफ लगा दिया। शर्ट शब्द जो है हाफ शर्ट। माइंड इंग्लिश भाषा का शब्द, कमीज इंग्लिश, सॉरी, डे इंग्लिश भाषा का शब्द, टिकट, मैड। तो हाफ क्या हो गया, हाफ हमारा उपसर्ग है इंग्लिश भाषा का जिसका अर्थ है आधा। हाफ पैंट, हाफ शर्ट, हाफ माइंड, हाफ कमीज, हाफ डे, हाफ टिकट। ऐसे ही हेड, हेड का मतलब प्रमुख, हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड क्लर्क, हेड ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, हेड कांस्टेबल, हेड जनरल। तो जितने भी शब्द है ये क्या है, इंग्लिश के शब्द है। उनसे पहले जो हमारा उपसर्ग लगेगा वो क्या कहलाएगा, अंग्रेजी का उपसर्ग कहलाएगा। डिप्टी, इसका अर्थ होता है उप। डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी कलेक्टर। चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ जज। सब, सब का मतलब भी क्या होगा, उप। सब रजिस्ट्रार, सब ऑफिस, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन, सब मजिस्ट्रेट, सब जज। कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, को एजुकेशनल। तो को जो क्या हो गया, इंग्लिश भाषा का उपसर्ग हो गया। वाइस इंग्लिश भाषा का उपसर्ग, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल, जनरल सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर, जनरल स्टोर। तो ये हमारे क्या हो गए, इंग्लिश भाषा के उपसर्ग हो गए। क्यों, क्योंकि ये इंग्लिश के जो हमारे अंग्रेजी के जो शब्द हैं जो हमने हिंदी में एज इट इज ले लिए हैं उनसे पहले लग रहे हैं, इसलिए क्या होंगे, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग होंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों उपसर्ग में आपको कोई अब दिक्कत आने वाली नहीं है। जो मैंने आपको तरीका बतलाया है, आप दुनिया का कोई सा भी शब्द उठा लो और उसका उपसर्ग आप अब चुटकियों में निकाल सकते हो। वही ट्रिक हमें कहाँ फॉलो करनी है, वही ट्रिक हमें प्रत्यय में फॉलो करनी है। तो हम प्रत्यय भी बहुत आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन प्रत्यय में दो चीज आ जाती है, इसकी कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो एक बार देख लेते हैं प्रत्यय क्या होता है हमारा। जिस प्रकार उपसर्ग क्या था, मूल शब्द से पहले लग रहा था, सार्थक शब्द से पहले लग रहा था, तो उसको उपसर्ग बोल रहे थे। तो जब सार्थक शब्द के बाद में कोई शब्दांश लगेगा उसको प्रत्यय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहे जाते हैं। यानी ये क्या है, कोई भी शब्द के अंत में जुड़ेंगे और उसका कुछ नया शब्द बना देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यय बोलेंगे। ये भी क्या है, ये भी यौगिक शब्द बनाने का ही एक तरीका है। ठीक है, अब इसमें क्या होना है, उपसर्ग पहले जुड़ रहे थे, प्रत्यय क्या होगा, शब्द प्लस प्रत्यय।
तो प्रत्यय जो है शब्द के बाद में जुड़ेगा। तो हम शब्द प्रत्यय पहचानेंगे कैसे, यानी जो हम पहला शब्द अलग करेंगे वो कैसा होना चाहिए, सार्थक शब्द होना चाहिए। उपसर्ग में क्या था, बाद वाला शब्द सार्थक था, प्रत्यय में पहला वाला, जो भी हमें टोटल एक नया शब्द रखा होगा उसमें प्रत्यय पूछा जाएगा, तो हमें पहले एक सार्थक शब्द अलग कर लेना है, बाकी बचा हुआ जो होगा वो क्या होगा, प्रत्यय होगा। तो देखिए प्रत्यय हमारे कितने टाइप के होते हैं, प्रत्यय हमारे होते हैं दो टाइप के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो जो पहला क्वेश्चन बन जाता है वो इन दोनों में से ही बन जाता है कि कृत प्रत्यय किसको कहते हैं भाई, और तद्धित प्रत्यय किसको कहते हैं। तो देखिए कृत प्रत्यय किसको कहते हैं, जो प्रत्यय क्रिया या फिर धातु, क्रिया का जो मूल रूप है, जो प्रत्यय किस में जुड़ेंगे, क्रिया में जुड़े या फिर क्रिया के मूल रूप में जुड़े, उनको क्या बोलेंगे, उनको कृत प्रत्यय बोलेंगे। और उनसे जो शब्द बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कृदंत, उसको बोलेंगे कृदंत। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आ जाता है कि कृदंत किसको बोलते हैं, तो कृत प्रत्ययों से बने हुए शब्दों को कृदंत बोलते हैं। कृत प्रत्यय किसको बोलते हैं, वो प्रत्यय जो क्रिया में या फिर क्रिया के मूल रूप में जुड़ते हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय किसको बोलते हैं, प्रत्यय वो शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो कृत प्रत्यय क्या हुए, धातु के या फिर क्रिया के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाएंगे। और वो जो नया शब्द बनेगा कृत प्रत्यय लगाने के बाद उसको क्या बोलेंगे, कृदंत बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं भाई क्रिया या फिर धातु, है ना। तो क्रिया तो आप जानते हैं, वो शब्द जो हमें किसी भी कार्य के होने का एहसास कराते हैं वो क्रिया कहलाती है। अब क्रिया का मूल रूप क्या होता है, क्रिया का मूल रूप होता है कि जिस शब्द से वो क्रिया बनी है उस शब्द को क्रिया का मूल रूप या फिर धातु रूप कहते हैं। जैसे समझ, अब समझ से जो हमारी क्रिया बनेगी वो क्या होगी, समझना या समझो, है ना। तो ये समझो या समझना जो क्रिया हो रही है कि भाई तुम्हें समझना चाहिए, तो ये क्या है, समझना क्या हो गई, ये क्रिया हो गई। अब ये किस शब्द से बनी है, ये समझ शब्द से बनी है। तो समझ क्या है, धातु रूप है क्रिया का। ठीक है, जब हम क्रिया पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में बतलाऊंगा आपको ये चीज। फिलहाल आप छोटी सी चीज समझिए कि क्रिया का धातु रूप क्या है जिससे क्रिया बनी है। जैसे जाना, जाना एक क्रिया है, जाना में धातु रूप की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, जा। जाना क्रिया का धातु रूप क्या है, जा। अब जा में अलग अलग प्रत्यय जुड़ेंगे, अलग अलग क्रियाएं बनेंगी, जैसे जाना, जाता, जाते। ठीक है, तो धातु रूप क्या है, जा है। तो हमारा कृत प्रत्यय क्या होगा कि जो धातु रूप में या फिर क्रिया में जुड़ेंगे वो क्या कहलाएंगे, कृत प्रत्यय कहलाएंगे। ठीक है, भल प्लस आई भलाई, भलाई भी क्या हो गया, भलाई करना क्रिया है। सम प्लस औता समझौता, बैठ प्लस का बैठक, है ना। अब पहचानेंगे कैसे, आपको एक शब्द दे दिया, मान लीजिए कोई भी एक शब्द ले लेते हैं हम, झूला ही ले लेते हैं। भाई आपको एक शब्द दिया कि भाई ये बताइए कि इसमें कौन सा प्रत्यय है ना। पहले तो पूछ लेंगे प्रत्यय बतलाइए, फिर पूछेंगे कि कौन सा प्रत्यय है। चलिए, तो अब देखिए इसको अलग कैसे करोगे आप, इसको एक तरीका ये हो गया भाई, आप झू प्लस ला, है ना, झू प्लस ला इस तरीके से तोड़ सकते हैं। अब जब हम प्रत्यय की बात कर रहे हैं तो यानी जो पहला वाला शब्द है वो कैसा होना चाहिए, हमारा अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए। झू कोई शब्द ही नहीं है, दूसरा तरीका अपनाएंगे, झूल प्लस आ। इसके अलावा तो और किसी तरीके से नहीं टूट सकता अब ये, भाई इसके अलावा तो और किसी तरीके से नहीं टूट सकता, झूल प्लस आ। अब झूल देखेंगे क्या है हमारा, भाई झूल क्या है हमारा, क्रिया है, क्रिया का मूल रूप है, धातु रूप है। झूलना, झूलता, झूलने। ठीक है, तो झूल क्या हो गया, झूल से हमारी कई सारी क्रियाएं बन जाएंगी। तो झूल क्या हो गया, हमारा क्रिया का मूल रूप हो गया, यानी धातु रूप हो गया। अब धातु रूप में जुड़ने वाला प्रत्यय क्या होगा, कृत प्रत्यय होगा। ठीक है, पीस प्लस ओनी पिसौनी, पीस क्या हो गया, पीसना, पीसते, ये भी क्या है, क्रिया का मूल रूप है। कस प्लस ओटी कसौटी, कस क्या हो गया, कसना, कसते। एक और तरीका है आपको मूल रूप पहचानने का, आप
कोई भी शब्द ऐसा लगे आपको कि भाई पता लगाना हो कि ये मूल रूप धातु रूप है कि नहीं है, तो उससे पहले आप तू लगा दो। उससे पहले क्या लगा दो आप? तू लगा दो। तू लगाने के बाद अगर आपका सेंटेंस सही बन जा रहा है या सेंटेंस बन जा रहा है तो आप समझ लो ये क्रिया का मूल रूप है। जैसे तू पीस, तू पीस। अब ये क्या होगा, हमारा एक शब्द अर्थ वाक्य बन गया कि नहीं भाई? तू पीस, तू मर, तू जा, तू खा, तू पी। तो तू लगाते ही धातु रूप के साथ क्या होगा, एक आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो उससे आप पहचान सकते हो कि ये क्रिया का धातु रूप है। खेल, तू खेल, बन गया वाक्य। इसका अर्थ निकलता भाई तू, उसे खेलने के लिए कहा जा रहा है कि तू खेल। बढ़, तू बढ़, मर, तू मर, भाग, तू भाग, है ना। और तरीका क्या है भाई, आप इनके पीछे खेल, खेलना, खेलते, आप अपना आइडिया से ये चीज पहचान सकते हो कि भाई इनसे क्रिया बन रही है कि नहीं। धातु रूप से हमेशा क्या बनेगी? क्रिया बनेगी। और क्रिया या फिर धातु रूप में लगने वाला जो हमारा प्रत्यय है वो क्या होगा? कृत प्रत्यय होगा। ठीक है। मरियल की बात करें अगर, मरियल, अब हमें क्या निकालना है? पहले एक ऐसा शब्द निकालना है जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। ठीक है, क्योंकि यहां पर बात किसकी चल रही है? प्रत्यय की बात चल रही है। प्रत्यय बाद वाला बचा हुआ हिस्सा प्रत्यय होगा, चाहे उसका कुछ अर्थ हो चाहे ना हो। पहले वाले शब्द का अर्थ जरूर होना चाहिए। तो कैसे तोड़ सकते हैं इसको? मरी प्लस यल। अब ये मरी कोई अर्थ है? नहीं है भाई। ये होता अगर तो मान सकते थे कि मरी, वो मरी, ये मरी, है ना। तो मरी का, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है भाई? ऐसे करना चाहो आप, मरिए प्लस ले, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं है। क्या बचा? मर निकालो इसमें से, धातु रूप प्लस ईयल। अब ये जो मर है ये क्या हो गया? क्रिया का हमारा धातु रूप हो गया, यानी बचा हुआ क्या? ईयल हमारा प्रत्यय है। ठीक है। पढ़ता, पढ़ प्लस ता, पढ़, तू पढ़, बन गया वाक्य। प्लस ता, तो ता क्या हो गया? प्रत्यय हो गया हमारा। कौन सा? कृत प्रत्यय। ठीक है, चलिए और देखें। मरता, लिखा, लिख प्लस आ, लिख प्लस आ। लिख क्या है? धातु रूप तू लिख, तू धो, तू सो, तू उड़, तू ढल, है ना। तो ये सब क्या हो गए हमारे कृत प्रत्यय को पहचानने का तरीका, कि उसको किसमें जोड़ा जाएगा? क्रिया में या फिर धातु रूप में जोड़ा जाएगा। ठीक, उसको बोलेंगे कृत प्रत्यय। और क्रिया के अलावा बाकी शब्दों में जो प्रत्यय जोड़े जाएंगे उनको बोलेंगे तद्धित प्रत्यय। उनको क्या बोलेंगे? तद्धित प्रत्यय। क्रिया भिन्न शब्द, यानी क्रिया के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब में जो शब्दांश जुड़ेंगे उनको बोलेंगे तद्धित प्रत्यय। ठीक है। कई टाइप के होते हैं, हर जगह हर शब्द के हिसाब से प्रत्यय अलग अलग होता है। पहचानने का तरीका वही कि आपको क्या करना है, पहले एक शब्द, जैसे भूखा शब्द ले लें हम, है ना। अब इस भूखा में हमको बतलाना है कि प्रत्यय क्या है और कौन सा है। तो देखिए, भू प्लस खा, तो भू क्या है? ये तो कोई शब्द नहीं बना। दूसरा क्या बन सकता है? भूख प्लस आ। अब ये हमारा शब्द अर्थपूर्ण शब्द बना, पहली चीज। दूसरी चीज, अब इस शब्द को देखेंगे हम, ये कौन सा शब्द है? क्या ये क्रिया है, क्रिया का धातु रूप है या कुछ और है? तो भूख क्या है? भूख क्या चीज है? भूख हमारा एक संज्ञा है। भूख क्या है? संज्ञा है, क्रिया तो नहीं है। तू भूख, धातु रूप नहीं बन रहा। भूख क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा में प्रत्यय जुड़ा तो मतलब क्या हो गया? तद्धित प्रत्यय हो गया। कौन सा प्रत्यय हो गया? तद्धित प्रत्यय हो गया। मेहनताना, मेहनत प्लस आना, तो मेहनत क्या है हमारा? मेहनत भी हमारा क्रिया नहीं है ना, क्रिया का धातु रूप है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? तद्धित प्रत्यय हो गया। मेहनत प्लस ही मेहनती, तो मेहनत हमारा क्या है? क्रिया नहीं है, क्रिया का रूप नहीं है, संज्ञा है। तो इसीलिए क्या हो गया हमारा? तद्धित प्रत्यय हो गया। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जो शब्द जुड़ेंगे अंत में, वो क्या होंगे हमारे? तद्धित प्रत्यय होंगे। भिकारिन,
भिखारी प्लस इन, भिखारिन। भला प्लस आई, भलाई। जेठ प्लस आनी, जेठानी। मीठा प्लस आस, मिठास। तो ये जितने भी शब्द हैं आप देखिए, ये क्या है, ये हमारे ऐसे शब्द हैं जो क्या है, क्रिया या क्रिया का धातु रूप नहीं है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। इस टाइप के जो भी शब्द हैं उनमें जितने भी हमारे प्रत्यय जुड़ेंगे वो सब क्या होंगे, तद्धित प्रत्यय होंगे। और पहचानने का तरीका बिल्कुल सिंपल, कि आपको पहला वाला शब्द निकाल लेना है, लुहारिन। अब लुहारिन में कैसे कर सकते हो आप, ऊपर लिखता हूं देखो, इसी स्टेप से, एक मैं आपको जो ये स्टेप्स बतला रहा हूं, इन्हीं से ही आप बिना कुछ करे तुरंत बता दोगे कि भाई कौन सा इसमें उपसर्ग है। अब लुहारिन में क्या क्या हो सकता है, पहला कर सकते हैं लू प्लस हारिन, है ना, इस तरीके से तोड़ सकते हैं। दूसरा कैसे तोड़ सकते हैं इसको, दूसरा हम तोड़ सकते हैं इसको लुहा प्लस रिन। तीसरा कैसे तोड़ सकते हैं, लुहार प्लस इन। चौथा कैसे तोड़ सकते हैं, लुहारी प्लस ना। ठीक है, इस तरीके से हम इन शब्दों को तोड़ सकते हैं। अब इसमें हमें ये पहचान लेना है कि भाई देखो, पहला शब्द देखें तो पहला प्रत्यय बताना है, तो पहले वाला शब्द देखना है, लू कोई अर्थ नहीं, लुहा कोई अर्थ नहीं, लुहार इसका अर्थ निकलता है, लुहारी इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ये तीनों गलत, ये वाला सही। ठीक है, कोई भी शब्द आपको मिले आप उसको एक एक पार्ट में, एक व्यंजन पहले अलग करो, फिर दो अलग करो, फिर तीन अलग करो, जितने भी वर्णों का वो शब्द हो, एक एक वर्ण करके आप अलग करते चलो। जहां पर भी आपको क्या मिल जाए, अर्थपूर्ण शब्द मिल जाए, वहीं पर रुक जाओ कि हाँ भाई हमारा अब ये चीज सही हो गई है। ठीक है, चलिए सब्जी वाली, इसमें क्या अलग करोगे, सब्जी। ममेरा, मामा प्लस एरा। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए कि भाई ममेरा का क्या होता है, मामा प्लस एरा, है ना, तो इसमें क्या निकलेगा, एरा। मम प्लस एरा, मम का अर्थ यहाँ पर क्या है, मामा से है। जादूगर, जादू प्लस गर। कहानीकार, कहानी प्लस कार। रंगीला, रंग प्लस ईला। दिन प्लस एक, दैनिक। इतिहास, ऐतिहासिक, इतिहास प्लस एक। धर्म, धार्मिक, धर्म प्लस एक। पुजारी, पूजा प्लस आरी। ठीक है, तो ये सारे शब्द हमारे कैसे हैं, संज्ञा, विशेषण या फिर सर्वनाम है ना, उनमें जुड़ने वाले ये सब क्या है, हमारे तद्धित प्रत्यय है। क्लियर हो गई। तो हमारे प्रत्यय दो टाइप के हो गए, कौन कौन से, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। क्रिया या फिर धातु रूप में लगने वाला प्रत्यय क्या होगा, कृत प्रत्यय होगा, उसके शब्दों को क्या बोलेंगे, कृदंत बोलेंगे। और क्रिया के अलावा बाकी सब में लगने वाले, बाकी सब शब्दों में लगने वाले प्रत्यय क्या होंगे, तद्धित प्रत्यय होंगे। ठीक है, लास्ट बार उपसर्ग कैसे निकालेंगे, उपसर्ग के लिए पहला जो हमारा शब्दांश है वो क्या होगा, उपसर्ग प्लस सार्थक शब्द। ये तरीका है सिर्फ सार्थक शब्द, और प्रत्यय सार्थक शब्द प्लस प्रत्यय। इन दो तरीकों से आप किसी भी शब्द में से उपसर्ग और प्रत्यय निकाल सकते हो। कई बार ऐसा होगा कि आपको एग्जाम में ऐसा शब्द दे दे जो कि क्या हो, रूढ़ शब्द हो। रूढ़ शब्द क्या होगा, रूढ़ शब्द उसको बोलते हैं जिसके टुकड़े ना किए जा सकते हो, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो। जैसे मैं बोलूं हाथ, क्या शब्द है, हाथ। अब ये हाथ हमारा कैसा है, ये हमारा रूढ़ शब्द है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। अब आपसे पूछ ले हाथ में बताओ कौन सा उपसर्ग है, तो हाथ में कोई उपसर्ग नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है। तो रूढ़ शब्दों में ना कोई उपसर्ग होता है, ना कोई प्रत्यय होता है। ठीक है, रूढ़ शब्दों में, रूढ़ शब्दों से पहले या बाद में लग के नए शब्द बन जाते हैं, वो क्या होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। इसी के साथ ही बच्चों आज का ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आप ज्यादा से ज्यादा शब्दों को
बिना किसी हेल्प के अब जो मैंने ट्रिक बताई है इससे करने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कि आप कितने शब्द सही कर पा रहे हैं। मेरी पूरी गारंटी है। अब आप अगर आप संधि के थोड़े बहुत नियम जानते हैं, नहीं जानते तो इससे पहले वाली वीडियो आप देखिए और आप देखेंगे कि आपके 100% उपसर्ग प्रत्यय के क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही होंगे, कोई गलती नहीं होगी। और अगर पढ़ाया हुआ आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।